student, very good morning. As we are watching People as a Resource, second chapter of the economics, and in this chapter we have seen various topics, and in the last video we have seen how education influence our country's population's qualities. अगर हम देखेंगे तो हमारी कंट्री में 120 करोड़ पीपल है, और अगर हम they all will remain unskilled, uneducated और unhealthy. अगर ये population जो 120 करोड़ है, इन्हें हम unskilled, uneducated और unhealthy छोड़ दें तो क्या होगा? ये हमारे लिए completely useless होगा, ये हमारे लिए बिल्कुल भी useful नहीं होंगे. When it will call qualitative, कब ये हमारे लिए qualitative कहलाएंगे? जब हम इन्हें skillful, educated और healthy बनाएंगे. We have seen education is one of the factor which influence our population, and other factor which influence our population is health. Now in this video we will study about health. Now let's start. डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो है व्हाट इज़ द नीड ऑफ गुड हेल्थ. मैं बताऊं कि हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस अराइज हुआ कि क्या आवश्यकता है हमें अच्छे हेल्थ की, तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. मान लो कि एक कंपनी है जो कि पेन बनाती है, और वहाँ पर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो बीमार रहते हैं अक्सर. तो क्या वो कंपनी लंबे समय तक ऑपरेट कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे रहने वाले कर्मचारी अपनी बीमारी की वजह से लगातार छुट्टियों पे रहेंगे, और छुट्टी में नहीं भी रहते हैं, अगर वो काम पर आए भी तो उनका वो स्टैमिना नहीं हो पाएगा जिससे कि वो सही तरीके से और अच्छा प्रोडक्शन कर पाएँ अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए, जिसका सीधा असर उस फैक्ट्री के डेवलपमेंट पे पड़ता है. और धीरे धीरे वो फैक्ट्री अपने प्रोडक्शन को कम करेगी और फिर वो बंद होने की कगार तक पहुंच जाएगी. तो इससे हम देखते हैं कि हेल्थ जो है, एक अच्छा हेल्थ जो है वो कैसी रिक्वायरमेंट रखता है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. अगर हम अपने देश के डेवलपमेंट को चाहते हैं तो प्रत्येक इंडिविजुअल को अपना ख्याल रखना होगा, अपने हेल्थ का ख्याल रखना होगा. देन ओनली दे कैन कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. सेकेंड क्वेश्चन जो अराइज होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ गुड हेल्थ. गुड हेल्थ से आप क्या समझते हो? तो यहाँ गुड हेल्थ का मतलब कतई ऐसा नहीं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, कि एक व्यक्ति जो कि हेवी लिफ्ट को उठाने में सक्षम है बहुत ही इजी तरीके से, और दूसरा व्यक्ति जो कि देखने में भी कमज़ोर है और वो हेवी लिफ्ट को, हेवी चीज़ों को उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहा. तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है. यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति से तात्पर्य है डिजीज़ फ्री होना, बीमारियों से मुक्त होना और अपने लाइफ में खुश रहना. यानी कि अगर हम स्वस्थ हैं अंदर से तो हम खुश भी रहेंगे और अपने लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे. इसलिए हमारे देश की सरकार ने हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, और प्रायोरिटी देते हुए हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने का प्रयास किया है. अब हम देखेंगे व्हाट हैव डन टू अचीव दिस. इस हेल्थ स्टेटस के इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, क्या स्टेप उठाए हैं. स्टेप टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ आवर पॉपुलेशन. अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर. यानी कि जो लोगों को न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसी सारी चीज़ों की पहुंच को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है. साथ ही साथ न्यूट्रिशनल सर्विसेज को भी बढ़ाया गया है, चाहे वो हम आंगनबाड़ी के थ्रू देखें या हम उसे मिड डे मील के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें. आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आप देखोगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो पोषण तत्व दिलाने के लिए, सुविधा प्राप्त कराने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है. और साथ ही साथ वैसे लोगों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है जो अंडर प्रिविलेज्ड
होते हैं, यानी कि जिनको वो सुख सुविधाएं आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, यानी कि जिनके पास ऐसी सुख सुविधा को अफोर्ड करने की कमी है, वैसे लोगों तक इन सारी चीज़ों की पहुंच को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम आपकी बुक में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग समझे तो जैसे आप देखोगे एससीज PHC को, फिर आप देखो CHC यानी कि सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी सेंटर जो हैं, जहां 1951 में केवल ये 725 थे इन द नंबर, अब आप देखोगे कि इसकी संख्या बढ़कर 1,63,181 हो चुकी है। वहीं अगर आप देखोगे डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल की बात करो तो 1951 तक ये 9,209 थे केवल, अब जो कि 43,322 हो चुकी है। यानी कि इतना ज़्यादा, मतलब हर लोगों तक ये ईज़िली तरीके से पहुंच हो सके, हर इंसान इस सारी चीज़ों की सुविधा को प्राप्त कर सके, तो कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ऐसे फील्ड्स में। अब आप देखो कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबल बेड्स की बात करते कि अगर कोई सीवियर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और उसको एडमिट करना पड़े तो वो सुविधाएं जो होती है हॉस्पिटल में, जैसा कि बेड, तो यहाँ पे पहले जो बेड थे सरकारी हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो 1,17,198 ही ये अवेलेबल थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 8,70,161 कर दी गई है। यानी कि इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ टिल 2001 की अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर अभी हम 2020 में रह रहे हैं तो 2020 में तो इसकी संख्या, अगर हम नए डेटास को देखेंगे तो इनकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इस फील्ड में कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया गया। ये तो हमने स्टेप देखा, अब हम जो देखेंगे वो आउटकम और चैलेंजेस, यानी कि जो भी मेजर स्टेप लिए गए हैं सरकार द्वारा उसके क्या रिजल्ट हुए हैं और क्या चुनौतियां हैं जिसको कि फेस करते हुए सरकार को डेवलपमेंट करना होगा। फर्स्ट वी विल सी आउटकम। अगर आउटकम में पहला पॉइंट हम देखेंगे तो इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, यानी कि जीवन प्रत्याशा, लोगों के जीने का जो एक प्रतिशत ईयर जो बढ़ा है वो हम देखेंगे कि 2014 तक में ये 68.3 हो गया था। यानी कि लोग 68 साल तक एवरेज जो है वो जिंदा रह रहे हैं। फिर है, अगर हम सेकंड पॉइंट देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इसमें कमी आई है। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो इसमें कमी आई है। 1951 में जहां ये 147 था, 2016 में इसकी संख्या 34 हो गई है। यानी कि जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं प्रत्येक 1000 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 147 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी 1951 तक। क्यों? तो ड्यू टू द गुड हेल्थ, यानी कि जो भी एक रिक्वायरमेंट है गुड हेल्थ के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो प्रेगनेंसी से पहले उनकी माताओं को नहीं मिल पा रही थी, या प्रेगनेंसी के बाद के एक जो दौरान जो एक ड्यूरिंग समय जो होता है प्रेगनेंसी का, उस समय भी वो न्यूट्रिशन आहार नहीं मिलने की वजह से, या जन्म होने के बाद बच्चे को जो पोषण तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाने की वजह से भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बढ़ोतरी होती है। तो इसकी संख्या में कमी आई है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, और मैंने जैसे कि इससे पहले पॉइंट में बताया था कि हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया गया है, इम्प्रूव किया गया है, और न्यूट्रिशनल सर्विसेज को बढ़ाया गया है। तो जिन सारी चीज़ों का फ़ायदा हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट क्रूड बर्थ रेट की, तो इसमें भी हम देखेंगे कि एवरेज जो है ये ड्रॉप्ड हुआ है, गिरा है 20.4। जहां हमारे देश की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी तो इसमें कमी आई है। अब ये कमी आई है, अब देखो 120 पॉपुलेशन है, 120 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब वो 120 से कम होकर
और नीचे तो नहीं आएगी, वो बढ़ेगी, लेकिन जो उसकी पेश है, जो उसकी गति है, उसकी गति को कंट्रोल कर लिया गया। और ये गति को कंट्रोल करके एवरेज जो हम निकालेंगे, औसतन अगर हम बात करते हैं तो 20.4% हुआ है इसका जो क्रूड बर्थ रेट है। एंड नंबर 4 अगर हम देखें डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट इसी सेम टाइम ड्यूरेशन में ये भी हम देखेंगे 6.4 हो गया है। नंबर 5 अगर हम देखें इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने फर्स्ट पॉइंट में भी डील किया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और साथ ही साथ चाइल्ड केयर में भी इम्प्रूवमेंट आया है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन longevity ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय द सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना या लोगों के जीवन प्रत्याशा का बढ़ना इस बात का इंडिकेटर है कि उनको एक अच्छी जो क्वालिटी चाहिए जीवन में, एक अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल कराई जा रही है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम इन्फेक्शंस इंश्योरिंग द न्यूट्रिशंस ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर। फिर हम देखते हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन से भी सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और वो दोनों को, माता और उसके बच्चे दोनों को जो एक न्यूट्रिशन चाहिए उसको इंश्योर किया जा रहा है कि दोनों को सही तरीके से पोषण फूड जो है वो अवेलेबल कराया जा सके और अच्छी हेल्थ चाइल्ड केयर भी की जा सके। अब जो यहाँ पर चैलेंजेस हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि भारत में अभी भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है कई प्लेसेस में इसकी कमी है। मेडिकल कॉलेजेस की बात करो तो 381 मेडिकल कॉलेज है हमारी कंट्री में और जहाँ 301 डेंटल कॉलेज है, जो अपने आप में बहुत कम है। जैसी आबादी हमारे देश की है 120 करोड़, उस अकॉर्डिंग अगर हम इसकी संख्या को देखते हैं तो ये बहुत ही कम है, जिसको और ज़्यादा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें कि ये मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये बेसिकली 4 स्टेट्स में अधिकतर हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ पर ही इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और बाकी स्टेट्स में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस बनाते हुए हर लोगों तक इसकी पहुँच और इजी हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए, तो ऐसी चीज़ों के प्रति सरकार को और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू द अदर कंट्री, अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ में तो हम देखेंगे कि हमारे देश में जो एक खर्च की एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमारा मेडिकल जो यूनिट है वो बहुत ही सस्ता है, लेकिन फिर भी कि हमारे देश के सोसाइटी के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग ये काफ़ी महंगा हो जाता है, क्योंकि उनकी वो एवरेज इनकम नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इन सारी चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम एक अपने देश में एक प्रोडक्टिव और क्वालिटेटिव पॉपुलेशंस को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। So thank you dear student. In next video we will see unemployment.